हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, जेई, एई, स्टेट डिस्कॉम के एग्जाम्स, ट्रांसकॉम के एग्जाम्स और गेट, ईएसी, ये सारे में बहुत यूजफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम ईच इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें क्या किया गया है दोस्तों कि 10 ऐसे रजिस्टर्स को जिसका वैल्यू 10 ओम है, उन सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे टोटल 10 रजिस्टर्स है। ठीक है, ठीक, 1 से शुरू होकर 10 रजिस्टर्स को, तो इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या होगा। तो आपको पता है कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सारे का समेशन होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी है, सपोज n नंबर से तो n हो गए। ठीक है, इसमें रजिस्टर्स इक्वल दिए हुए हैं तो सबको हम लोग इक्वली ऐड करेंगे, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस वैल्यू का 100, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो आप सोच के बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पर रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो ये टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस तरह का मटेरियल है, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी वैरी करता है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ किस में अप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए, डीसी सर्किट में अप्लीकेबल होता है, हाई करंट में भी अप्लीकेबल होता है, स्मॉल रजिस्टर्स में अप्लीकेबल होता है, सेमीकंडक्टर्स में अप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, तो देखिए दोस्तों कि जो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होता है वो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस होते हैं और मेजोरिटी कैरियर डिवाइसेस होते हैं। मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों में वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों में कंडक्शन के चलते चलते क्या होता है कि ओम्स लॉ उसमें अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो फिर हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स है उसका मूवमेंट डिफाइंड नहीं होता है एक जगह पर, तो उसमें ओम्स लॉ जो होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा था कि पीएन जंक्शन में क्या होता है कि एक पॉइंट पे चार्ज एक्युमुलेट होता है, फिर दूसरे चार्ज पॉइंट पे चार्ज एक्युमुलेट होता है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसके चलते ये जो ओम्स लॉ है वो सेमीकंडक्टर्स में फॉलो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैज इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ डबल्ड, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। देखिए, क्या क्या बोला गया है कि हम एक वायर लिए हैं, यहाँ पर हमने एक वायर लिया है, उसका रेजिस्टेंस आर है, उसका जो लेंथ है वो एल है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। ठीक है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। अब इसमें ये बोला गया है कि लेंथ को डबल कर दिया गया है, यानी इस लेंथ को डबल कर दिया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर दिया गया। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर में भी इसको 2 टाइम्स कर दें, ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, रो एल बाई ए, यानी कि ये रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अभी जो रेजिस्टेंस है उसका वही होगा, सेम आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए सोर्स का। तो देखिए, हम इसमें कैसे कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, उसका अपना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये एक लोड के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा इस लोड में, उसका कंडीशन क्या है कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इक्वल होता है लोड रेजिस्टेंस के, तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू ए नेटवर्क कंटेनिंग पैसिव एलिमेंट्स ओनली, एक्टिव एलिमेंट्स ओनली, लीनियर एलिमेंट्स ओनली, ऑल ऑफ दिस। तो नहीं, इसमें चारों के चार ऑप्शन सही होगा। यानी थेवेनिन्स थ्योरम पैसिव एलिमेंट्स में भी अप्लाई होता है, एक्टिव एलिमेंट्स में भी अप्लाई होता है, लीनियर एलिमेंट्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, फ्यूज वायर का जो रेटिंग है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए, फ्यूज वायर होता क्या है कि फ्यूज वायर अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, वोल्टेज सर्ज या करंट सर्ज से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्यूज वायर में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास सर्किट है, इसमें मेन पावर सप्लाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईच लाइन में एक फ्यूज फ्यूज डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अब हम लोग इसके जो मेन कंपोनेंट्स है जैसे कि कॉन्टेक्टर्स है या सर्किट ब्रेकर्स है, उसमें हम लोग उसमें पावर फीड करते हैं। तो मान लीजिए क्या कभी होता है कि अभी कभी फील्ड डिवाइसेस में कभी शॉर्ट सर्किट होता है, तो एक हाई इनरश करंट फ्लो करता है, तो फ्यूज क्या करता है, उस करंट को
अपने में पास करके हीट जनरेट करके फ्यूज मेल्ट हो जाता है और जो सर्किट है उसको कट ऑफ कर देता है। तो उससे क्या है, हमारा जो डिवाइसेस है, बाकी सारे जो डिवाइसेस है वो सारे डिवाइसेस सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो रेटिंग है वो एम्पियर में होती है। जनरली हम लोग जैसे 750 एम्पियर्स, 1000 एम्पियर्स, इस तरह का फ्यूज का हम लोग रेटिंग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर ऑफ द सर्किट इज। देखिए, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है वो किसके केस में क्या होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो अब एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि वोल्टेज सोर्स है V, उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस इसके इक्वल होगा क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो R इसको भी लेता है। ठीक है, तो पहला केस बोला है कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो इसका मतलब उसके केस में इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसमें करंट अगर I फ्लो करता है सपोज कीजिए, तो इसका मतलब है क्या कि हमारे पास जो पावर इनपुट है वो क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक, वोल्टेज इंटू करंट जो हमारा है इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं V डिवाइडेड बाई 2R, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में तो जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब पावर इनपुट है हमारा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। ठीक, अच्छा, P आउटपुट हम लोग निकालते हैं, तो P आउटपुट क्या होगा, P आउटपुट होगा हमारा R के अक्रॉस जो पावर है वो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, I को हम लोगों ने क्या लिया, V डिवाइडेड बाई 2R, इसका होल स्क्वायर इंटू R, यानी ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R। ठीक है, तो अब हम इफिशियंसी निकालते हैं, तो इफिशियंसी क्या होता है, P आउटपुट डिवाइडेड बाई P ऑफ इनपुट। P आउटपुट क्या है हमारा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R, और P इनपुट है ये ऊपर में चला जाएगा 2R डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हाफ, यानी कि ये आएगा 50%। ठीक है, इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, C 50%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होना चाहिए, तो जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होना चाहिए, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। अगर हम एक वोल्टेज सोर्स को डिफाइन करें तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग जनरली लिखते हैं एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। लेकिन हमारा डिजायर क्या है कि जो वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फिगर द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इन अकॉर्डेंस विथ ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ का अकॉर्डेंस है, देखिए फिगर्स देखिए, तो देखिए ओम्स लॉ जो है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो वो जो y इज इक्वल टू एम एक्स का जो फॉर्म होगा वो इस तरह से ऑरिजिन से होके जाएगा, एक स्लोपिंग बनाएगा, तो उसका जो स्लोप है वही एक रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। तो इसका मतलब है, देखिए ये ओरिजिन से होना चाहिए, तो पहला फिगर तो ओरिजिन से नहीं है तो ये नहीं होगा, दूसरा फिगर ओरिजिन से है, तीसरा फिगर इन्वर्टेड है तो ये नहीं होगा, चौथा फिगर फ्लैट है ये नहीं होगा, क्योंकि वो जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग में जो एक्चुअल फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो फिगर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पैसिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन विच, पैसिव एलिमेंट में क्या होता है, वो एनर्जी रिसीव करता है। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स में कौन सा आ जाता है, हमारे पास रेजिस्टर्स आ जाता है। ठीक है, तो वो एक पैसिव एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्लक्स ऑफ 5 वेबर लिंक विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉइल इज गिवन बाय, कॉइल के द्वारा जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। देखिए दोस्तों, इसमें जो एन डी फाइव बाई डी टी है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, कि अगर फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है किसी कॉइल के साथ तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो माइनस साइन है वो लेंज लॉ बताता है, वो क्या बताता है कि जो फ्लक्स उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो उसके कॉज को अपोज करेगा। सपोज कीजिए कि किसी मैग्नेट का किसी कॉइल के पास आने से उस कॉइल में इंड्यूस होता है वोल्टेज। ठीक है, तो वो वोल्टेज इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो इसके मूवमेंट को जो कॉइल की तरफ जा रहा है उसको अपोज करेगा, तो इसको हम लोग लेंज लॉ के से थ्रू लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो होगा एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा 13th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन है, द पोलरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाय, तो पोलरिटी किसके द्वारा डिटरमाइन किया था, लेंज लॉ। अभी हमने देखा कि E इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। तो ये जो माइनस साइन है वो पोलरिटी बताता है, वो लेंज लॉ, और ये जो क्वांटिटी बताता है वो बताता है हमारा फैराडेज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल हेनरी इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए हमारा एक इंडक्टर इस तरह का होता है। ठीक है,
तो एनर्जी स्टोर्ड बताना है, तो हमारा जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू करंट स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो इसका मतलब है क्या कि ये आंसर हो जाएगा डी, हाफ एल आई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर ऑफ एल हेनरी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वोल्टेज इंड्यूस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंटू एल। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सपोज कीजिए कैपेसिटर है, वो एक चार्ज कैपेसिटर है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से इंडक्टर में हाफ इंटू एल एल इंटू आई स्क्वायर होता है, इसमें सी इंटू वी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि हाफ सी स्क्वायर ये सही है। दूसरा सी वी डी भी बिल्कुल सही है, लाइन इंटीग्रल होता है, इसको इसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी डी भी, पी डी टी यानी पावर इंटू, ये तो आपको पता है, क्योंकि हमारा जो पावर होता है वो क्या होता है, पावर होता है डी ई डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ई को हम लोग इंटीग्रल ऑफ पावर डी टी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन क्यू वी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये डी ऑप्शन नहीं होगा इसका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग इज नॉट बायलेटरल। जो बायलेटरल नहीं है, तो रजिस्टर बायलेटरल होता है, दोनों साइड का वोल्टेज अप्लाई करने से आता है उसमें करंट। इंडक्टर भी बायलेटरल होता है, कैपेसिटर बायलेटरल होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर बायलेटरल नहीं होता, ये यूनिलेटरल सर्किट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट नहीं है। देखिए, कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है ओम, तो कंडक्टेंस का महो होगा उसका उल्टा। ठीक है, इसका मतलब महो सही है, उसको हम लोग सीमेंस भी लिखते हैं, ये भी सही है। वोल्ट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, तो नहीं, ये होगा नहीं होगा कि ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, यानी कि वोल्ट बाय एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, कंडक्टेंस का नहीं है। एम्पियर पर वोल्ट होगा, उल्टा इसका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अल्टरनेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अल्टरनेटर में हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में हम लोग वोल्टेज डालते हैं और उसको हम लोग एक प्राइम मूवर के थ्रू हम लोग सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, हमारे स्टेटर में करंट इंड्यूस होता है और हमें पावर मिलता है, तो वो होता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलियंट पोल ऑफ टाइप ऑफ अल्टरनेटर इज आल्सो नोन एज। सेलियंट पोल टाइप अल्टरनेटर किसकी तरफ से नया जान की नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्टिंग पोल सा। होता है क्या दोस्तों, देखिए, जो सिलेंड्रिकल जो सेलियंट पोल टाइप का अल्टरनेटर का जो रोटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उसका जो पोल्स होता है प्रोजेक्टेड होता है इस तरह का। ठीक है, ठीक, तो ये जो सेलियंट पोल टाइप का होता है जनरली हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है, जहां पर इसका जो स्पीड होता है वो बहुत ही लो होता है और नंबर ऑफ पोल्स इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो एक प्रोजेक्टेड पोल इस तरह का पोल्स उसमें होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सेलियंट पोल बोलते हैं, तो उसको सेलियंट पोल अल्टरनेटर बोलते हैं, जो कि लो स्पीड का होता है। ठीक है, हाई स्पीड में हम लोग क्या होता है, सिलिंड्रिकल पोल होता है। ठीक है, वो इस तरह से होगा, उसका स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टिंग पोल। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 को नंबर, एन अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी एफ इज। फ्रीक्वेंसी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का, वो होता है 120 एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी उसको इंड्यूस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन इंटू पी डिवाइडेड बाई 120, यानी इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है, बाकी सारे रिलेशनशिप सही नहीं है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड। तो इसका आप आंसर बताइए, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, to reduce the effect of eddy current, to reduce the hysteresis effect, to increase the reluctance of magnetic path। इसमें क्या आंसर होगा, आप थोड़ा 5 सेकंड सोच के बताइए। देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। देखिए, रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक ज्यादा ज्यादा जो हमारा एयर गैप है उसको कम करेंगे। ठीक है, उसके लीकेजेस को कम करेंगे, तो रिड्यूस कर सकते हैं उसके रिलक्टेंस पाथ को। रिड्यूस द हिस्टेरिसिस इफेक्ट, हिस्टेरिसिस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग का सी ए आर जी ओ स्टील यूज कर सकते हैं, कोल रोल ग्रेडिएंटेड ओ ग्रेडिएंटेड स्टील। तो उससे क्या होगा, हिस्टेरिसिस इफेक्ट कम हो जाएगा। रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इसके लिए नहीं होगा। तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट, एडी करंट क्या होता है दोस्तों, एक तरह से सर्कुलेटरी करंट होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी करंट फ्लो करने लगता है, तो उस सर्कुलेटरी करंट को रिमूव करने के लिए उसको हम लेमिनेट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा अगर थिकनेस कम हो जाएगा तो उसमें सर्कुलेटरी करंट बहुत कम होगा और हीटिंग कम इफेक्ट होगा। तो एडी करंट का जो सबसे मेन ड्रॉबैक होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो लेमिनेट करने से हीट कम होगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
24th नंबर क्वेश्चन है, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड द रोटर फ्लक्सेस इज इक्वल टू, तो क्या होगा, जीरो। तो देखिए क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं इंडक्शन मोटर में, तो उसमें एक स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होता है। वो रोटर के कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करके रोटर में एक फ्लक्स जनरेट होता है, तो उसका भी जो स्पीड होता है वो भी सिंक्रोनस स्पीड होता है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड ऐसा पूछा जाए तो क्या होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, एनआर जो होता है वो रोटर का स्पीड होता है, जब वो रोटर उसको कैच करना चाहेगा तो एनआर का जो स्पीड होता है वो रोटर का स्पीड होता है। ठीक है, और रोटर स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर के बीच का जो स्पीड रिलेटिव स्पीड होता है वो होता है एनएस माइनस एनआर। ठीक है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए साइनसोइडल एक्साइटिंग करंट इज अप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर द म्यूचुअल फ्लक्स प्रोड्यूस इज, म्यूचुअल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैट टॉप होगा। क्या हो जाएगा, फ्लैट टॉप। तो देखिए म्यूचुअल फ्लक्स का जो वेवफॉर्म होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यूचुअल फ्लक्स का वेवफॉर्म। ठीक है, तो वो होगा क्या, फ्लैट टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ साइन वेव विथ अ पीक वैल्यू ऑफ आई मैक्स द आरएमएस वैल्यू इज, तो देखिए हमारे पास साइन वेव दिया गया है, उसका जो पीक वैल्यू दिया हुआ है, ये जो पीक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का, उसका वैल्यू दिया है आई मैक्स। तो हमें पूछ रहा आरएमएस का वैल्यू क्या होगा, तो आई आरएमएस का जो वैल्यू होता है वो होता है आई पीक डिवाइडेड बाय रूट टू। तो इसका मतलब है क्या, वन डिवाइड बाय रूट टू 1/√2 इंटू आई मैक्स। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 0.707 आई मैक्स, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर मैक्सिमम, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा, तो पी कॉपर लॉस इज इक्वल टू पी आयरन लॉस, पी कॉपर लॉस इज ग्रेटर देन आयरन लॉस, पी कॉपर लॉस इज लेस देन पी आयरन लॉस, पी कॉपर लॉस इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी आयरन लॉस। तो मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड, आप इसके बारे में सोचिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी आउटपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस में क्या आता है, लॉसेस में आता है हमारा जो पी कॉपर लॉस और पी आयरन लॉस। ठीक है, तो जो पी कॉपर लॉस होता है वो एम स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, एम होता है फ्रैक्शनल लोडिंग, किस पे उसको लोड किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा उसमें क्या होगा, आयरन लॉस, यानी कि इसको हम लोग फिक्स्ड लॉस बोलते हैं, वो होता है वेरिएबल कॉपर लॉस। यानी कि क्योंकि कॉपर लॉस वेरी होगा किस पॉइंट पे हम लोग लोडिंग कर रहे हैं इसको, तो हमारा जो फ्रैक्शन लोडिंग जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा उसको हम लोग पी आई डिवाइडेड पी कॉपर ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन फंडामेंटली ये है कि हमारा जो आयरन लॉस है वो कॉपर लॉस के इक्वल होना चाहिए, तभी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। ठीक है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। और टेस्ला जो यूनिट होता है वो फ्लक्स डेंसिटी का होता है, इसको हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, वो होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलक्टेंस इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू डैश इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालॉगस, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या ऐसा एलिमेंट होता है इसका एनालॉगस रिलक्टेंस होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, इसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसमें करंट फ्लो होता है इसके अक्रॉस। तो इसको हम लोग एनालॉगस अगर हम बनाना चाहें तो इसका जो एनालॉगस मैग्नेटिक सर्किट में होगा वो क्या होगा, वोल्टेज की जगह पर आएगा एमएमएफ। ठीक है, और फ्लक्स जो करंट है उसकी जगह पर आएगा क्या, फ्लक्स। और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी जगह पर क्या आएगा, हमारा रिलक्टेंस, जिसको हम लोग एस से लिखते हैं। ठीक है, या फिर उसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, तो जो ये इसका एनालॉगस होगा क्या होगा, रेजिस्टेंस का। इसका मतलब है कि जो हमारा एस का वैल्यू होगा यानी रिलक्टेंस होगा वो होगा एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो एनालॉगस होगा रिलक्टेंस का। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज 200 एंड द करंट इज 100 मिली एम्पियर देन एमएमएफ इज, तो एमएमएफ क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले बात एमएमएफ बताता हूँ। एमएमएफ इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स है 200 इंटू करंट है हमारा 100 मिली एम्पियर, यानी कि 100 इंटू 10⁻³ तो यानी कि ये होगा 20 होगा और बाकी 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, एम्पियर इंटू टन, यानी कि 20 एम्पियर टन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद की लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। आगे इस चैनल में मैं पावर सिस्टम, मशीन्स, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम और जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेन मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में एमसीक्यूज को लाता रहूँगा।
और उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे हम लोग। इस चैनल में और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।